हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। ये है हमारा डेली क्विज फॉर यूपीएससी और आज है 3 अप्रैल 2017। सॉरी फ्रेंड्स, हुआ क्या था, 7 बजे हमारे क्वेश्चंस रेडी थे, लेकिन जब वीडियो बनाने की बारी आई तो इलेक्ट्रिसिटी का इशू हो गया। हमें लगा था 11 बजे तक इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो प्रॉब्लम था वो रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। सो अभी 3 बज गए, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिसिटी का यही प्रॉब्लम है। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं हमारे आज के क्वेश्चन। सॉरी, कल से फिर हम हमारी रेगुलर टाइमिंग पे मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन, और उससे पहले देख लेते हैं हमारे आज के टॉपिक। सो फर्स्ट इज साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर फूट एंड माउथ डिसीज। थर्ड इज भाखरा डैम। देन नेक्स्ट फोर्थ इज इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स। फिफ्थ इज उदय। देन नेक्स्ट इज एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। एट इज जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। नाइन्थ इज कोलंबिया एंड लास्ट इज HFC। ठीक है फ्रेंड्स, सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन। So first is choose the correct statement about South Asia Sub-Regional Economic Cooperation. That is SASEC के बारे में हमें correct statement बताना है. So first is the SASEC program set up in 2001 brings together Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Myanmar, Nepal and Sri Lanka in a project-based partnership to promote regional prosperity. मतलब क्या है, ये ससेक प्रोग्राम जो है वो 2001 में स्टार्ट कर दिया गया था। इसके इतने मेंबर्स हैं हमारे, जो कि सब हमारे जो नेबर्स है वो है इसमें। एंड ये प्रोजेक्ट बेस्ड पार्टनरशिप है, किस लिए? टू प्रमोट द रीजनल प्रॉस्पेरिटी। ठीक है। द नेक्स्ट इज सेकंड, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक सर्व्स एज अ सेक्रेटरिएट टू द ससेक मेंबर कंट्रीज। मतलब इसका सेक्रेटरिएट कौन सा है? तो जो AIIB बैंक जो है, दैट इज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये इसका एज अ सेक्रेटरिएट काम करता है। एंड थर्ड इज मालदीव इज द लास्ट मेंबर टू ज्वाइन ससेक। तो मालदीव जो है हमारे साउथ वेस्ट में, तो ये इसका लास्ट मेंबर है, ऐसा हमें थर्ड स्टेटमेंट बताया गया है। ठीक है। तो इनमें से कौन से करेक्ट है ये हमें देखना है, तो बता देते हैं। जिसका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, दैट इज ये 2001 में बना था वगैरह, जो कुछ हमने पहले देखा, ये बात करेक्ट है। सेकंड इनकरेक्ट है, क्योंकि इसका जो सेक्रेटरिएट है वो ADB है, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ना, जो फिलीपींस में है, वो इसका सेक्रेटरिएट है, ये नहीं है। ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ये नहीं है। एंड साथ ही साथ इसका जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी इनकरेक्ट है, क्योंकि मालदीव जो है ना वो इसका लास्ट मेंबर नहीं है ज्वाइन होने वाला, तो म्यांमार है इसका लास्ट मेंबर। ठीक है, ये याद रखना है, म्यांमार है जो February 2017 में, मतलब पिछले ही महीने इसका मेंबर बना है। तो हमारा आंसर हो जाता है C, दैट इज 1 ओनली, क्योंकि इसका करेक्ट स्टेटमेंट बताया था और करेक्ट 1 ही है। तो ये न्यूज़ थी, म्यांमार टू जॉइन ससेक एट फाइनेंस मिनिस्टर्स दिल्लीज मीटिंग। मतलब जो म्यांमार अपनी पहली मीटिंग इस ससेक की प्रोग्राम की अटेंड करने वाला है, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी। तो जैसा कि हमने कहा कि 2001 में ये बना था, और इसका मेन मोटो क्या है? तो रीजनल प्रॉस्पेरिटी। कैसे पानी है वो? तो बाय क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी, बूस्टिंग ट्रेड अमंग मेंबर कंट्रीज एंड स्ट्रेंथनिंग द रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशंस। मतलब एक बार कंसिडर कीजिए कि जैसा आसियान जो ग्रुप है ना, वैसे ही ये साउथ ससेक मतलब हमारे यहाँ पे बनाने की अभी ये तैयारी चल रही है। मतलब ये इसी धरती पे बनाया गया है, ऐसा है ये। और जो मनीला मनीला जो सिटी है वहाँ पे फिलीपींस की, उस वहाँ की जो बैंक है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये इसका ससेक का एज ए सेक्रेटरिएट काम करती है। तो हुआ क्या था, 1996 में सबसे पहले जो हमारे 4 देश है BBIN, दैट इज बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल, इन्होंने मिलके ये साउथ एशियन ग्रोथ क्वाड्रेंगल ये फॉर्म किया था। और बाद में इन्होंने कुछ 2001 में एशियन डेवलपमेंट बैंक को अप्रोच किया टू इसके एज ए सेक्रेटरिएट काम करने के लिए। तो जब वो राजी हुआ तो उसके बाद इसको इसका नाम चेंज करके ससेक प्रोग्राम 2001 में बना दिया गया। और बाद में मालदीव और श्रीलंका मई 2014 में इसके पार्ट हो गए। और जो सबसे आखिर में हुआ है वो है म्यांमार, जो अभी हाल फिलहाल में दैट इज February 2017 में इसका पार्ट हुआ है। ठीक है। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल सेंटर फॉर फूट एंड माउथ डिसीज, ये कहाँ पे सेटअप किया गया है, कौन से स्टेट में, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्यों ऐड किया? तो ये देखिए, इंडिया का ये फर्स्ट है और साथ ही साथ ये इंटरनेशनल सेंटर है। ठीक है। और ये दुनिया का ऐसा सिर्फ 10 सेंटर्स में से एक सेंटर है जो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बनाया गया है। सो हमने ये क्वेश्चन ऐड किया। ये कौन से स्टेट में हमें पूछा है? सो ऑप्शन है ओडिशा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड गुजरात। तो इसका आंसर जो है वो है A, दैट इज ये ओडिशा में है। ठीक है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर फूट एंड माउथ डिसीज इन ओडिशा। सो ये न्यूज़ थी, हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया ओडिशा में। और ये क्यों किया है? तो आप जानते होंगे कि हमारे जो अभी
नरेंद्र मोदी जी की सरकार है वो ट्राई कर रही है कि जो फार्मर्स की इनकम है वो 2022 तक डबल करनी है। तो इसी कड़ी में ये एक उठाया गया कदम है कि आप जानते होंगे कि जो हमारे बाकी पशु होते हैं जो जिनसे हमें दूध मिलता है उनको है ना ऐसी बीमारियां हो जाती है जिसको कहते हैं फूट एंड माउथ डिसीज। ये इन्फेक्शियस डिसीज है और कभी कभी उन उन पशुओं की इस वजह से मृत्यु भी हो जाती है। और इस वजह से क्या होता है कि जो हमारी रूरल इकोनॉमी है उसको बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट होता है। और अगर ये डिसीज अगर हम एलिमिनेट कर सके, जी अगर हम इसको एलिमिनेट कर सके तो फायदा क्या होगा, तो जो हमारे मिल्क प्रोड्यूसिंग जो हमारे हमारे पशु है उनकी हेल्थ इससे इंप्रूव हो सकेगी। दैट इज ये जो डिसीज है वो अगर कम होगा ना इस सेंटर की वजह से, ये सेंटर इस पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च करेगा तो इस वजह से हमारे जो ऐसे पशु है उनकी हेल्थ इंप्रूव हो सकेगी। तो इस वजह से ये स्टार्ट कर दिया गया है, मतलब हमारे हेल्थ मिनिस्टर द्वारा। और ये एक ऐसा 10th वर्ल्ड का सेंटर है जो कि हमने बताया। और ये ओडिशा में, उसके ओडिशा का जो फॉर्मेशन डे है जिसको ये कहते हैं उत्कल दिवस, इस ओकेजन पे ओडिशा में स्टार्ट कर दिया गया। तो ये भी याद रखना है उत्कल दिवस जो है वो किससे रिलेट करता है, तो ओडिशा स्टेट से, ठीक है। और ये जो डिसीज है ना, हैंड फुट एंड माउथ डिसीज, ये लगभग अब तक 70 देशों से एलिमिनेट किया जा चुका है, लेकिन इट इज़ स्टिल एंडेमिक टू इंडिया। और बाद में मेन इंपॉर्टेंट क्या है, तो हमारा उन्होंने जो हमारे मिनिस्टर है इन्होंने कहा कि इंडिया इज़ ए नंबर 1 इन मिल्क प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। तो हमारा देश पहले नंबर पे है मिल्क प्रोडक्शन में। लेकिन फिर भी अगर इस डिसीज़ की वजह से ना हमारा हर साल लगभग 23,000 करोड़ रुपीस का नुकसान हो जाता है। तो अगर ये डिसीज़ हम भी एलिमिनेट कर सके और ये 70 देशों की सूची में अगर हमारा भी प्रवेश हो जाता है तो देखिए हमारा इतना रुपए का हर साल मुनाफा हो सकता है, ठीक है। सो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट भाखरा डैम। भाखरा डैम के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो फर्स्ट इज भाखरा डैम इज कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम ऑन बियास रिवर, ठीक है। बियास रिवर पे ये भाखरा डैम है, ऐसा पहला स्टेटमेंट है। एंड नेक्स्ट इज इट इज इन बिलासपुर हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि ये भाखरा डैम जो है वो कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम तो है लेकिन ये बियास रिवर पे नहीं, ये सतलज रिवर पे है। एंड नेक्स्ट क्या है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है, ये बात सही है। सो हमारा आंसर है बी, दैट इज 2 ओनली, ठीक है, 2 ओनली। ये कुछ न्यूज़ थी जो हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो भाखरा कैनल, भाखरा डैम कहाँ पे है ये। तो पहला जैसे हमने कहा सतलज रिवर पे है और हिमाचल प्रदेश में, ये दोनों ये बातें याद रखनी है, सतलज रिवर एंड हिमाचल प्रदेश, भाखरा डैम। और इस भाखरा डैम की वजह से मतलब जो इसका रिजर्वायर है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो गोविंद सागर नाम से जाना जाता है इसके रिजर्वायर को। एंड लास्ट क्या है, तो इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर ये हमारे देश का थर्ड लार्जेस्ट रिजर्वायर है, ठीक है। थर्ड लार्जेस्ट रिजर्वायर गोविंद सागर इसका रिजर्वायर है, इस नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में है ये और सतलज रिवर पे है भाखरा डैम, ठीक है। ये बातें याद रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, वो देख लेते हैं। द इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर प्रपोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन 2017-18 बजट। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो इन बॉन्ड्स के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये बताना है। सो फर्स्ट इज द आइडेंटिटी ऑफ अ डोनर ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स विल नॉट बी नोन टू रिसीवर। मतलब इसकी आइडेंटिटी, किसने ये बॉन्ड्स दिए, ये रिसीवर को पता नहीं चलेगा, ऐसा ही है। Next is electoral bonds are essentially like bearer checks. The issuing banks will remain the custodian of the donor's fund until the political party redeems the bond. ठीक है, तो इनमें से कौन सा करेक्ट है ये हमें बताना है। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, दैट इज आप कंसिडर कीजिए कि आपको किसी पार्टी को जो चंदा देना है तो आप बैंक के पास जाओगे और बैंक से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदोगे। और फिर मतलब आपने कंसिडर कीजिए कि 5,000 रुपये देके 5,000 रुपये के बॉन्ड्स खरीद लिए और आपको चाहिए कि आप 5 पार्टीज को, अलग अलग पार्टीज को आपको पैसे देने हैं। तो अगर आप 5 अलग अलग पार्टीज को 1,000-1,000 रुपये का जो बॉन्ड्स है वो इशू कर देंगे तो किसी भी पार्टी को ये पता नहीं चलेगा कि ये किस नाम से है। मतलब वहाँ पे आप सामने तो जाओगे लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि ये किसके नाम द्वारा है और कौन से बैंक से ये लिए गए, ऐसा तो नहीं पता चलेगा। सो ये बात सही है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है विल नॉट नो द रिसीवर, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ये जो है हमारे ये एज अ बियरर चेक्स काम करते हैं। दैट इज जो इनके कस्टडियन है वो बैंक जो है वो इसका कस्टोडियन होगा डोनर के पैसे का, जब तक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इन बॉन्ड्स को रिडीम नहीं करती। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट जो है वो 1 और 2 सही है। तो ये न्यूज़ थी छोटी सी, पार्टीज
पार्टीज व्यूज सॉट ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड्स। ये आज के फ्रंट पेज की न्यूज़ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो सकता है ना इस इशू से कि अभी देखिए कि हम तो इस पॉलिटिकल फंडिंग के पार्ट में है ना ऐसे ट्रांसपेरेंसी लेना चाहते हैं। लेकिन अभी क्या होगा कि इससे और ट्रांसपेरेंसी घट सकती है। कैसे कि अगर आप कंसिडर कीजिए कि आपका तो नाम यहाँ पे मतलब ये फर्स्ट स्टेटमेंट हुआ ना कि नॉट नोन, किसकी आइडेंटिटी नो पता नहीं चलेगी। तो ये तो एक बात मतलब जो कंपनीज वगैरह है इनके लिए तो अच्छी बात है कि कंपनीज को मतलब हैरेसमेंट होती थी पहले कि एक पार्टी जाती थी कि आपने दूसरी पार्टी को इतना चंदा दिया, हमें भी चंदा दीजिए। तो ऐसी हरासमेंट जो है वो कंपनीज की नहीं होगी। लेकिन हम जो वोटर लोग जो है हमें तो पता नहीं चलेगा कि इस पर्टिकुलर जो पार्टी है इसको कितने पैसे मिले हैं। तो ये शायद हो सकता है इसकी निगेटिव बात हो। तो बाकी बातें हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि जो कोई भी नोटिफाइड बैंक होगी, नोटिफाइड बैंक, यहाँ से आप ये बॉन्ड खरीदोगे और खरीदने के लिए सिर्फ डिजिटल या फिर चेक चेक के माध्यम या फिर डिजिटल माध्यम से ही आप पैसे पे कर सकते हो। तो फिर वो जो बॉन्ड्स आपने खरीदे हैं वो आप जितनी चाहे उतनी पार्टीज को दे सकते हो। और ये जो पार्टी है इन्होंने इन पार्टियों ने पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में इसको बॉन्ड्स को रिडीम करना है, ठीक है। और ये जो इनके पार्टीज के भी जो बैंक अकाउंट होंगे ये भी नोटिफाई होंगे इलेक्शन कमीशन द्वारा। और एक बात क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये जो है ना बॉन्ड्स, ये हमारे रेगुलर बॉन्ड्स जो होते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स या कॉर्पोरेट बॉन्ड इनकी तरह नहीं है। क्योंकि ये जो हमारे रेगुलर बॉन्ड्स होते हैं गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, इनमें आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो इस इलेक्शन जो बॉन्ड है इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो ये जो बाकी बात है, द इशूइंग बैंक विल रिमेन द कस्टडियन ऑफ डोनर्स फंड अंटिल द पॉलिटिकल पार्टी रिडीम्स द बॉन्ड। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको अभी मतलब ठीक ठीक से तो हमने कवर कर लिया होगा। तो अभी देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट उदय स्कीम एंड विच ऑफ दीज आर करेक्ट। सो उदय जो हमारी रिसेंट स्कीम आई थी उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो फर्स्ट इज उदय प्रोवाइड्स फॉर द फाइनेंशियल टर्न अराउंड एंड रिवाइवल ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। मतलब जो हमारी ट्रांसमिशन कंपनी जो होती है ना इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांसमिशन कंपनी में, दैट इज पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, इनके फाइनेंशियल रिवाइवल के लिए ये स्टार्ट कर दी गई थी उदय स्कीम, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। एंड नेक्स्ट इज इट इज कंपलसरी फॉर स्टेट टू ज्वाइन उदय। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, लेकिन सेकंड इनकरेक्ट है। क्योंकि ऐसे कोई मैंडेटरी नहीं है स्टेट को कि उन्हें उदय जो योजना है उसमें पार्टिसिपेट करना ही होगा। तो फर्स्ट दैट इज वन ओनली ए आंसर है इसका। न्यूज़ भी यही थी कि जो मिजोरम है वो 27th स्टेट बन चुका है उदय इस योजना को ज्वाइन करने में। और बाकी तो क्या है इंपॉर्टेंट कि आपने देखा होगा कि यहाँ हमारे यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के ना टावर्स खड़े होते हैं। तो इनसे प्रॉब्लम क्या होता है, एक तो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को एक तो यहाँ से ट्रांसमिशन करते वक्त लॉसेस हो जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। और साथ ही साथ है ना जो कुछ लोग होते हैं वो चोरी करते हैं, मतलब ऐसे कुछ यूज़ करके हुक वगैरह यूज़ करके। तो इस वजह से इनको लॉस हो जाता है बहुत ही डिस्कॉम्स को। तो इन डिस्कॉम्स की जो हालत है वो अभी ख़राब हो चुकी है। तो इस वजह से उनकी हालत सुधारने के लिए ये पावर मिनिस्ट्री द्वारा जो है, हमारी पावर मिनिस्ट्री उनके द्वारा ये प्रोग्राम जो है उज्जवल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना उदय, ये स्टार्ट कर दिया गया था। और इसमें अभी रिसेंट जो मेंबर बना है वो है मिजोरम। मिजोरम कहाँ पे है, तो नॉर्थ ईस्ट में आसाम के नीचे, मतलब आसाम और बांग्लादेश के बीच में है ये मिजोरम। Next is Uday provides for the financial turnaround and revival of power distribution companies and importantly also ensures a sustainable permanent solution to the problem। ठीक है, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन ट्रू अबाउट। इसके बारे में कौन सा ट्रू है ये हमें बताना है एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन के बारे में। तो फर्स्ट इज टू मेक ऑल विलेज अलॉन्ग कंट्री एक्सेसिबल। मतलब ये ऐसे विलेज जो है ना इनको रोड से वगैरह ऐसे एक्सेसिबल करना है, ऐसा हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। एंड नेक्स्ट इज टू मेक अवेलेबल द इंटरनेट कनेक्टिविटी टू ऑल कॉर्नर्स ऑफ इंडिया कंट्री। मतलब हमारे पूरे देश में इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छे से स्टार्ट करने के लिए ये बनाया गया है एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, ऐसा है। थर्ड इज क्रिएशन ऑफ एक्सेसिबल एनवायरनमेंट फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। मतलब ये इन लोगों के लिए बनाया गया, जो हमारे दिव्यांग लोग हैं उनको एक एक्सेसिबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन बनाया गया है। एंड लास्ट क्या है, तो टू मेक ऑल दी रिलीजियस, जो हमारे टेम्पल वगैरह जो है उनको रिलीजियस प्लेसेस उनको एक्सेसिबल करना है, टू एक्सेसिबल टू ऑल। ये करने के लिए हमने ये बनाया है, ऐसा हमारा फोर्थ स्टेटमेंट है। तो जो आंसर है इसका दैट इज एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, ये किसके लिए है, तो आंसर है इसका सी दैट इज थर्ड, क्रिएशन ऑफ एक्सेसिबल एनवायरनमेंट फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। जी आपने देखा होगा हमारे जो दिव्यांग लोग जो होते हैं ना उनको मतलब थोड़ी सी रोड मतलब क्रॉस करने के लिए, साथ ही साथ कुछ बाकी चीज़ें जो होती है लाइक
सीढ़ियाँ चढ़ने में कभी कभी प्रॉब्लम आ सकता है, साथ ही साथ जो उनकी कुछ अगर व्हील चेयर वगैरह होगी तो वो अच्छे से ले जाने के लिए प्रॉब्लम होता है। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये सुगम्य भारत अभियान ये स्टार्ट किया है, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। इसके तहत क्या किया जाएगा, तो एटलीस्ट 50% ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग जो है वो नेशनल कैपिटल्स और स्टेट कैपिटल्स की वो एक्सेसिबल बनाई जाएगी इन लोगों, दिव्यांग लोगों के लिए बाय जून 2018। साथ ही साथ 10% गवर्नमेंट ओन पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैरियर जो है, मतलब हमारे ट्रांसपोर्ट कैरियर्स, उनमें भी ये कन्वर्ट किए जाएंगे टू, मतलब ये दिव्यांग लोगों को एक्सेसिबल हो ऐसे 10%। कब तक, मार्च 2018 तक। ये इसके ये जो टारगेट्स है ये हमें याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन क्या करने वाले ये याद रखना चाहिए। एंड ऑल्सो थर्ड क्या है, इट विल ऑल्सो इंश्योर दैट एटलीस्ट 50% ऑफ ऑल पब्लिक डॉक्यूमेंट्स issued by the central government and the state government meet accessibility standard for persons with disability by March 2018। तो इसी तहत आपने देखा होगा कि जो रिसेंटली ना एक ब्रेल डिक्शनरी हमने बनाई गई थी, ठीक है। तो ये ऐसी बात है जी। आप देखते होंगे कि ना कैसी मतलब रोड ट्रांसपोर्ट में ऐसे फुटपाथ हमने बनाए होते हैं, साथ ही साथ वहाँ पे ऐसे छोटे से ऐसे स्लोप दिया होता है, जो जो हमारे व्हीलचेयर्स पे जाने वाले लोग होते हैं उनके लिए स्लोप प्रोवाइड करते हैं कि वो अच्छे से वहाँ से जा सके। लेकिन हमारे यहाँ पे लोग ऐसे होते हैं ना कि उस फुटपाथ पे अपनी टू व्हीलर घुसा देते हैं। मतलब ऐसे लोगों को तो आप फिजिकली नहीं लेकिन मेंटली हैंडीकैप कह सकते हो, जो ऐसे मतलब बाकी लोगों की यहाँ पे रास्ते रास्ते खराब करते हैं इनको। तो ये हो गई। और ये हमने क्यों किया, तो जी 2006 का ये कन्वेंशन था, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, जिसके तहत जो इंडिया जो है इसका सिग्नेटरी है, और इसके आर्टिकल 9 के तहत है ना, हमें जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है उनको ये सुविधा जो है वो प्रोवाइड करनी है। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, फर्स्ट इज इन्फॉर्मेशन, नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन, सी इज फिजिकल एनवायरमेंट, द नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एंड लास्ट इज एक्सेसिबिलिटी टू सर्विसेज एज वेल एज इमरजेंसी सर्विसेज। ठीक है, मतलब ये सभी इनको प्रोवाइड करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है दिव्यांग लोगों के लिए। सो इसके तहत ये बनाया गया है, और ये इसका मोटो है दैट इज यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी इज क्रिटिकल फॉर एनेबलिंग देम टू गेन द एक्सेस फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड लिव इंडिपेंडेंटली एंड participate fully in all aspects of life in an inclusive society। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। When a bill is referred to the joint sitting of both the houses of parliament, it has to be passed by। मतलब अगर किसी पर्टिकुलर बिल पे डेडलॉक हो जाए और जो बिल है वो जॉइंट सिटिंग के लिए रेफर कर दिया जाए, तो इसको पास कैसा करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। सो फर्स्ट इज अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब सिंपल मेजोरिटी से ये बिल पास हो सकता है। नेक्स्ट इज 3/4 मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, 3/4 मेजोरिटी दैट इज 75% वोट्स होने चाहिए। नेक्स्ट इज 2/3 मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउसेस, 2/3 मतलब 66% वोट होनी चाहिए। लास्ट इज एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ द हाउसेस। तो यहाँ इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो जी ए स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट इज सिर्फ जॉइंट सिटिंग भी होगी तो भी सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। ठीक है, आंसर है ए। और ये समन किसके द्वारा किया जाता है, ये बात याद रखिए, लोकसभा के जो स्पीकर है वो इस मीटिंग को समन नहीं करते, तो जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो इस मीटिंग को लिए समन करते। और ये जो बिल है वो सिंपल मेजोरिटी से पास होता है। और इस वजह से क्या होता है ना कि अगर कोई भी बिल पे अगर डेडलॉक हो जाए तो एक लोकसभा के लिए अपर हैंड हो जाता है। आप तो जानते हैं लोकसभा की सीट जो है वो ज़्यादा होती है, और सिंपल मेजोरिटी मतलब कंसिडर हमारे 550 तो जो है वो लोकसभा की सीट्स है, तो मतलब इनको एक अपर हैंड मिल जाता है यहाँ पे कि ये बिल जो है वो पास करवा सके। तो इस वजह से ना अब तक सिर्फ 2 या 3 ही बार किसी भी डेडलॉक पे हमने आज तक जॉइंट सिटिंग जो है वो बुलाई गई थी राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द प्रोविजंस इन 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड इन ऑर्डर टू। तो ये 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के जो हमारे प्रोविजंस है वो किसके बारे में है, ऐसा ये क्वेश्चन है। फर्स्ट इज protect the interests of scheduled tribes. Next is to determine the boundaries between states. Then third is determine the power, authority and responsibility of panchayats. And last is protect the interests of all the border states. ठीक है, तो आपने अगर हमने कहा था कि स्केड्यूल जो है वो अच्छे से देख लीजिए, ये आपने देखा होगा तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसका आंसर है ए, दैट इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। और ये बेसिकली AMTM मतलब जो हमारे 4 स्टेट्स है उनके बारे में है ये। तो ये देख लीजिए, इसके जो बाकी मतलब ये डायरेक्टली स्केड्यूल्स के बारे में है, तो आप स्केड्यूल्स देख लेंगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा। वो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन अभी।
कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट कोलंबिया एंड विच ऑफ दीज आर करेक्ट। सो कोलंबिया के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है। So first is, it is a transcontinental country largely situated in the northwest of South America and in territories in North America। मतलब ये साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका दोनों में समाई हुई कंट्री है। सो इस वजह से इसको ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री कहा गया है। सो फर्स्ट ये है स्टेटमेंट था। सेकंड इज, इट इज एनक्लोज्ड बाय बोथ कैरिबियन एंड पैसिफिक कोस्ट लाइन। एंड थर्ड इज, इट कवर्स पार्ट ऑफ एंडीज माउंटेन रेंज। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये कैरिबियन सी जो है और साथ ही साथ पैसिफिक जो सी है, इन दोनों को भी बॉर्डर करता है। एंड थर्ड इज, ये जो एंडीज माउंटेन जो है वो इसके पार्ट है। ठीक है, मतलब इसके अंदर आते हैं। तो हमें कौन सा करेक्ट है ये बताना है। सो इसका थर्ड जो स्टेटमेंट है दैट इज एंडीज माउंटेन जो है वो यहाँ पे है, ये करेक्ट है। साथ ही साथ ये कैरिबियन और पैसिफिक कोस्ट लाइन जो है इसको, मतलब यहाँ से गुजर, ये कोस्ट लाइन जो है वो इसका पार्ट है, ये भी सही है सेकंड स्टेटमेंट। लेकिन फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ये सिर्फ साउथ अमेरिका का ही पार्ट है और नॉर्थ अमेरिका का नहीं है। ये साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका का पार्ट है। ठीक है, ये हम बताते हैं आगे आपको कैसे है ये। तो हमारा आंसर जो है वो है 2 एंड 3 सी। ठीक है, ये देखिए अभी यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कोलंबिया है जो है साउथ अमेरिका में, और यहाँ पे देखिए ये छोटा सा यहाँ पे पार्ट है जो इसकी टेरिटरी या जैसे कुछ इसके बेट वगैरह होंगे, आइलैंड्स होंगे। तो ये इस वजह से साउथ अमेरिका एंड सेंट्रल अमेरिका का ये पार्ट है। एंड यहाँ पे भी ऐसी ही कुछ न्यूज़ थी जो हमारे लिए लैंडस्लाइड हो गया है, वहाँ पे कुछ मर्ड स्लाइड हो गया है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये कोलंबिया इंपॉर्टेंट है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, तो पहली बात तो ये, इट इज़ वन ऑफ दी 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज, जो हम भी इसका पार्ट है ना, 17 मेगा हॉटस्पॉट जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, वो कोलंबिया भी इसका पार्ट है। साथ ही साथ आपने पिछले साल देखा होगा जो पीस के लिए जो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है वो इसी देश के जो इनके प्रेसिडेंट थे उनको दिया गया था फॉर दी, उन्होंने जो फार्क जो रिबेलियंस है, रिबेलियंस आर्म्ड रिबेलियन फोर्सेस ऑफ कोलंबिया, फार्क FARC उनके बारे में है। इनके बीच में कोई समझौता करवा दिया था, तो इस वजह से इनको पीस प्राइज मिला था, जो बाद में इसी देश ने इसको मतलब नकार दिया था, इस जो फार्क जो एग्रीमेंट हुआ था इसको। तो इस वजह से ना कोलंबिया बहुत ही न्यूज़ में था पिछले साल। तो हो सकता है कि कोलंबिया पे कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन आए। तो ये देखिए यहाँ पे है ये कैरेबियन सी इस साइड पे, और यहाँ पे ये पैसिफिक सी है। तो ये ऐसा देश है जो दोनों सी को पार्ट करता है। ठीक है, देखते हैं और बाकी कुछ मतलब मैप पे देख लेते हैं बाकी बातें। ये देखिए यहाँ पे ये कोलंबिया है और यहाँ पे ये वेनेजुएला है। वेनेजुएला जहाँ पे हमने अभी रिसेंट नाम जो समिट हुआ था पिछला 2016 का, वो यहाँ पे हुआ था। यहाँ पे इक्वेडोर है, ये पेरू है जहाँ से अल नीनो ला नीना जो होता है वो यहाँ से होता है। नेक्स्ट इज पनामा, जो पनामा पेपर जो लीक हुए थे वो यहाँ पे है, और यहाँ से अमेरिका स्टार्ट होता है। ठीक है, ये जो ब्लू कलर में जो है ना, ये देश, ये हमारे साथ इसके बहुत ही अच्छे रिलेशन है। आप हमें कमेंट्स में बताइए ये जो देश है कोलंबिया के साउथ वेस्ट में, ये कौन सा देश है। ठीक है, ये वाला देश ब्लू कलर वाला, दैट इज वेनेजुएला, और कोलंबिया के नीचे ये एक बहुत ही बड़ा देश है। आप देख लेंगे मैप में, देखिए और कमेंट्स में बताइए कौन सा देश है। और अब हमारा देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट HFC, दैट इज हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सो फर्स्ट इज, HFC इज डिजास्टर्स गैस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर, मतलब HFC की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज, HFC इज हैव नो रोल इन ओजोन डिप्लीशन, मतलब इसका ओजोन डिप्लीशन में कोई रोल नहीं है HFC का, ऐसा सेकेंड स्टेटमेंट है। एंड थर्ड इज, किगाली एग्रीमेंट इज अबाउट लेसन द प्रोडक्शन ऑफ HFC, मतलब हमारा जो HFC का प्रोडक्शन है इसको कम करने के लिए हमने पिछले साल किगाली एग्रीमेंट किया था, ऐसा ये थर्ड स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसका सेकेंड, इसके एक्चुअली तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। सो हमारा आंसर है डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबाउट। ये हम किगाली एग्रीमेंट के बारे में देख लेते हैं। ये जो किगाली एग्रीमेंट है ना, ये पिछले साल सितंबर 2016 में हुआ था, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इस साल के प्रीलिम के लिए, क्योंकि आप लोग तो जानते हो कि UPSC एनवायरनमेंट पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करता है। क्यों करता है, तो जी सीधी बात है, हमारी जो प्रीलिम होती है ना इसी के साथ फॉरेस्ट की भी प्रीलिम होती है, मतलब एक ही पेपर में दोनों होते हैं। तो फॉरेस्ट के हिसाब से ये एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं हमारे UPSC जो है वो। सो किगाली एग्रीमेंट जो है वो देख लीजिए, ये इसने अमेंड किया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को जो है ना इस साल 30 साल भी हो रहे हैं, मतलब 1987 में ये बनाया गया था, तो इस साल 30 साल भी हो रहे हैं। तो दोनों बातें हैं कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। तो इसमें मेन एम क्या है, टू
इसका प्रोडक्शन जो है HFC ग्रुप का, इसको 2015 तक पूरा तरह से बंद करना है। ये किगाली एग्रीमेंट में क्या किया है, तो दो ग्रुप्स बनाए गए देशों के, एक तो है डेवलप्ड नेशंस और दूसरा है डेवलपिंग नेशंस। और डेवलपिंग नेशंस में भी दो सब ग्रुप बनाए गए। तो जो डेवलप नेशंस है दैट इज़ ये अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ के कुछ इसमें देश इंक्लूड किए गए। इनको क्या करना है, तो इनकी ये कुछ प्रोविजंस है, मतलब इनको 85% तक इनका प्रोडक्शन कम करना है 2036 तक, और बाद में कुछ मतलब ये हमें याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें याद रखना क्या है, तो ऐसे ग्रुप कैसे बनाए गए। और बाद में डेवलपिंग नेशंस का ग्रुप ए है, उसमें चाइना है, ब्राज़ील है, कुछ अफ्रीका के देश है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो चाइना जो है ना वो हाईएस्ट प्रोड्यूसर है HFC का। एंड थर्ड क्या है, तो हमारा ग्रुप दैट इज डेवलपिंग नेशंस ग्रुप, ग्रुप बी, इसमें हम है, इंडिया है, पाकिस्तान है, अरेबियन कंट्रीज है। और हमारे लिए टारगेट जो है वो, हमारा टारगेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये देख लेते हैं। दीज ऑल हैव टू लेसन 30% अप टू 2042, while 85% up to 2047 on the base year of 2024-26। मतलब ये बेस ईयर पकड़ के 2024 टू 2024 टू 2026, इस बेस ईयर को पकड़ के हमें 30% तक कम करना है 2042 तक, और 85% तक कम करना है 2047 तक। और इस बाद में 2015 तक पूरा, 2050 तक पूरा ही कम करना है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप ये किगाली एग्रीमेंट जो है वो आपको समझ आ गया होगा। आप ये एक बात और एक कमेंट्स में बताइए कि ये किगाली जो है वो कहाँ पे आता है, किगाली, ठीक है। ये मैप में देखिए किगाली, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है हमीद सर, उन्होंने भी यहाँ पे अभी रिसेंटली गए थे ये, तो हमीद अंसारी सर ये रिसेंटली गए थे इस ये जो देश है वहाँ पे। साथ ही साथ हमने इसी देश के साथ रिसेंटली बाय स्ट्रैटेजिक ट्रीटी भी बनाई है, स्ट्रैटेजिक। तो ये भी देख लीजिए कहाँ पे है ये किगाली। ये अफ्रीका का पार्ट है, ये मैं आपको बता देता हूँ। अफ्रीका में ढूंढिए ये किगाली कहाँ है। और हमारे आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो फर्स्ट इज, ये इन क्वेश्चंस के आंसर भी आपको कमेंट्स में बताने हैं। सो फर्स्ट इज, महात्मा गांधी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ INC इन। तो महात्मा गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कब बने थे? फर्स्ट इज 1915 बॉम्बे, नेक्स्ट इज 1916 लखनऊ, सी इज 1924 बेलगम, एंड नेक्स्ट इज ये कभी नहीं बने थे। तो इसका आंसर दीजिए आप कमेंट्स में। एंड लास्ट सेकंड इज, रेन शैडो इफेक्ट इज एसोसिएटेड विथ डैश रेनफॉल। ये किस रेनफॉल से एसोसिएट है? तो कन्वेंशनल, फ्रंटल, ओरोग्राफिक एंड साइक्लोनिक। जी एक आपको ये एक अच्छा मौका है, ये देख लीजिए, ये जो हमारे बारिश के जो 4 प्रकार है इनके बारे में पढ़ लीजिए आज, और पढ़ के इसके बारे में हमें कमेंट्स में बताइए कि ये जो रेन शैडो इफेक्ट जो है वो कौन सी टाइप की बारिश से एसोसिएटेड है। और ये भी देख लीजिए कि महात्मा गांधी कब कब प्रेसिडेंट थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे क्वेश्चन। आपको 4 क्वेश्चन के आंसर बताने हैं, ये 2, और किगाली कहाँ पे है, एंड जो ये देश था यहाँ पे, ये वाला कौन सा है, ये देश कौन सा है। ऐसे 4 क्वेश्चंस के आंसर आपको हमें देने हैं। सो थैंक यू सो मच जी, कल से हम रेगुलर टाइमिंग पे मिलते हैं। सो आज के लिए सॉरी एंड थैंक यू सो मच। सो ये था हमारा डिस्कशन। बाय।